दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बैलिस्टिक मिसाइल। पूरे विश्व में एक तरह से ये कहिए कि युद्ध का मौसम जो है छाया हुआ है। एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, तो उधर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ, इसलिए रोज कहीं ना कहीं मिसाइल की चर्चा हो ही जाती है। इसलिए हमने सोचा कि इस वीडियो में हम बैलिस्टिक मिसाइल की चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है वह किसी भी देश के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। चलिए चर्चा करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि इस मिसाइल का नाम बैलिस्टिक ही क्यों पड़ा। बैलिस्टिक शब्द की उत्पत्ति मोशन साइंस से हुई है। इसमें बैलिस्टिक शब्द ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए, वस्तु के लिए उपयोग में लाया जाता है जो हवा में मोशन करती है, गति करती है, और जिसका नियंत्रण पृथ्वी के ग्रेविटेशनल लॉ के द्वारा होता है। और यह जो ऑब्जेक्ट है वह एक निश्चित पाथ को फॉलो करती है, जिसे हम घुमावदार पथ बोलते हैं, और अंग्रेजी में उसे हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। अब बैलिस्टिक शब्द के लिए दो चीजें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। एक है ग्रेविटी और एयर रेसिस्टेंस, क्योंकि यह जो ऑब्जेक्ट है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुरूप कार्य करता है, इसलिए ग्रेविटी और एयर रेसिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, और जिसके कारण वह एक घुमावदार पथ को फॉलो करते हुए जो है जमीन पर गिरती है। आप सभी ने कभी न कभी हवा में पत्थर को उछाला होगा, तो आप देखते होंगे कि जो पत्थर गिरती है वह एक घुमावदार पथ को फॉलो करती है। उसी तरह यह बैलिस्टिक मिसाइल भी एक घुमावदार पथ को फॉलो करती है। इसके कारण इसका नाम बैलिस्टिक पड़ा है। अब इसके संरचना, जो मिसाइल है उसकी संरचना की चर्चा कर लेते हैं। मिसाइल का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है, आप इसे देख लीजिए। ये जो पोर्शन है इसे हम वार हेड कहते हैं। अब ये वार हेड क्या है? ये विस्फोटक होता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु बमों को भी ले जाने की इसमें क्षमता होती है, तो विस्फोटक के रूप में परमाणु बम भी हो सकते हैं। और यही जो वार हेड है वह टारगेट से टकरा करके बहुत बड़ा नुकसान करता है या उसको डिस्ट्रॉय करता है, तो वे वार हेड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो इसका दूसरा स्ट्रक्चर है, यह इसका नेविगेशन सिस्टम होता है, और इसमें कंप्यूटर लगा होता है जो इस ट्रेजेक्टरी पाथ को यह मिसाइल जो फॉलो करती है वह इसी नेविगेशन सिस्टम के द्वारा फॉलो करती है। यह जीपीएस से जुड़ा रहता है, और वहां से इसे जो भी डेटा का ट्रांसफर करना होता है, लेना होता है, इस कंप्यूटर नेविगेशन सिस्टम के द्वारा यह मिसाइल लेती है, और इस ट्रेजेक्टरी पाथ पर वह चलती है, और चल करके जो अपना टारगेट है उसको वह डिस्ट्रॉय करती है। तो आपने देखा कि यह इसके स्ट्रक्चर को। अब हम चलते हैं, जो यह बैलिस्टिक मिसाइल है इसको छोड़ा कैसा जाता है, कैसे छोड़ा जाता है, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया के तो हम इस वीडियो में समझेंगे। इसके पहले हम इसकी रेंज की चर्चा करते हैं, क्योंकि इसका रेंज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस देश के पास बैलिस्टिक मिसाइल की जितनी बड़ी रेंज होती है वह देश उतना ही ज्यादा ताकतवर समझा जाता है। इसलिए समझते हैं इसके रेंज को। बैलिस्टिक मिसाइल की डिफरेंट रेंज होती है। इसकी जो पहली रेंज होती है उसे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में SRBM कहते हैं।
इसकी जो रेंज होती है लगभग 1000 किलोमीटर होती है। और पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और धनुष यह भारत की शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। दूसरी जो रेंज है वह मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होती है। इसे शॉर्ट में MRBM कहते हैं और इसकी जो रेंज होती है वह 1000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर होती है। भारत में अग्नि 1 और अग्नि 2 वह मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। तीसरी जो इसकी रेंज होती है वह है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे IRBM के नाम से जानते हैं। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर से लेके 5500 किलोमीटर होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वह है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे ICBM कहते हैं और इसकी रेंज 5500 किलोमीटर होती है और उससे ज्यादा होती है। और यह कई देशों के पास यह 20,000 किलोमीटर तक की रेंज की होती है। इसमें अमेरिका और रूस इसके पास जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण यह पूरे विश्व पर अपना दादागिरी करते हैं। पूरे विश्व को यह जो है अपने इशारों पर चलाने की कोशिश करते हैं। तो अभी आपने इसके रेंज के बारे में समझा। अब हम समझते हैं कि यह जो मिसाइल है इसे छोड़ा कैसे जाता है। तो इसके जो छोड़ने की प्रक्रिया है उसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है लॉन्च फेज, दूसरा है बूस्ट फेज, तीसरा है मिड कोर्स फेज और चौथा है टर्मिनल फेज। अब इस फेज के पहले हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल डिसीजन है इसकी चर्चा करते हैं। किसी भी देश की जो सुप्रीम सत्ता होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो डिसाइड करती है कि इस मिसाइल सिस्टम को कैसे छोड़ना है, कहां पर टारगेट करना है। ये सारे जो प्रक्रिया है वह एडमिनिस्ट्रेटिव होता है और जब एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले लिया जाता है वह किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या सेना के उच्च अधिकारी के द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है। यह जो लॉन्चिंग का जो डिसीजन है, लॉन्चिंग डिसीजन हो जाने के बाद जब डिसीजन हो जाता है तब प्रक्रिया आती है लॉन्च फेज की। अब मिसाइल को जो है वह हम सरफेस बेस लॉन्चर से भी छोड़ सकते हैं, वाटर बेस्ड लॉन्चर से भी छोड़ सकते हैं और एयर बेस्ड लॉन्चर से भी छोड़ सकते हैं। अब इस फोटो को आप देखिए, यह जो है सरफेस बेस्ड लॉन्चर है। यह एक मोबाइल ट्रक होता है या स्टैटिक लॉन्चर हो सकता है, जो फिक्स लॉन्चर होता है वहां से छोड़ा जाता है। यह वाटर बेस्ड लॉन्चर है, इसमें पनडुब्बी के सहारे जो है मिसाइल को छोड़ा जाता है। और यह एयर बेस्ड लॉन्चर है, इसमें जो है विमान के द्वारा इस मिसाइल को गिराया जाता है। तो यह सरफेस से, जमीन से, पानी से और वायु तीनों ही जो हमारे सरफेस है उससे इसे छोड़ा जाता है। तो अभी आपने देखा। अब चलते हैं कि लॉन्च फेज में डिसाइड कर लिया जाता है कि इसे जमीन से छोड़ना है या इसे पनडुब्बी के सहारे छोड़ना है या इसे हवा से छोड़ना है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो सारी जो कैलकुलेशन है मिसाइल की, वो सारे मिसाइल छोड़ने से पहले जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा कर ली जाती है। सारे टारगेट फिक्स कर लिए जाते हैं, सारे डेटा जो है वो कंप्यूटर में फीड कर दिए जाते हैं और ये सारे डेटा जो है वह मिसाइल के जो ये नेविगेशन सिस्टम है, कंप्यूटर और नेविगेशन सिस्टम है, यहाँ स्टोर कर दिया जाता है और इसे जीपीएस से जोड़ दिया जाता है ताकि ये जो ट्रेजेक्ट्री, यह जो घुमावदार पथ है, इसको वह ट्रैक करते हुए टारगेट को ध्वस्त कर पाए। तो ये प्रक्रिया चलती है। तो लॉन्च फेज में
क्या होता है, क्योंकि इस मिसाइल को रॉकेट के सहारे छोड़ा जाता है, तो जो बूस्ट फेज है, इस फेज में रॉकेट के सहारे इस मिसाइल को, ये भारी भरकम मिसाइल को वायुमंडल से अंतरिक्ष में भेजा जाता है, यहां भेजा जाता है। और इसकी जो गति होती है वह 5 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अब सोचिए इसकी गति कितनी उच्च होती है। इसे इस रॉकेट सिस्टम के द्वारा कुछ ही मिनट में अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, जो कि पहले से कैलकुलेटेड होता है कहां तक भेजना होता है। वहां के बाद यह बूस्ट फेज का जो कार्यक्रम है वो खत्म हो जाता है और यह जो रॉकेट है इसकी इंजन जो है वो बंद हो जाती है और वह इस मिसाइल सिस्टम से अलग भी हो जाती है। तब जो दूसरा फेज होता है मिड कोर्स फेज, यह मिसाइल की सबसे लंबी फेज होती है और इस फेज में ही मिसाइल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस घुमावदार पथ के रास्ते यह टारगेट को हिट करने की प्रक्रिया आरंभ कर देती है। तो इस मिड कोर्स में जो है यह अंतरिक्ष में ही यह चलती है। उसके बाद यह जो है टर्मिनल फेज में फिर से वातावरण में, एटमॉस्फेयर में यह प्रवेश करती है। एटमॉस्फेयर में जब यह मिसाइल एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है तो एयर रेसिस्टेंस के कारण यह जो है इसकी जो बाहरी परत है वो गर्म हो जाती है, इसलिए इसे हीट शील्ड में वायुमंडल में लाया जाता है और टारगेट को जो है ध्वस्त करने को उसको अचीव कराया जाता है। जब टारगेट ध्वस्त होता है तो आप देखते हैं छोड़ने के पहले भी इसकी क्या दशा है, बड़े पैमाने पर हीट और ऊर्जा निकलती है और जब यह टारगेट को हिट करता है तो आप समझिए चारों तरफ आग का गोला ही दिखाई देता है, चारों तरफ विध्वंस ही दिखाई देता है। अभी आपने ईरान के द्वारा जो इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से जो हमला किया हुआ गया है उसकी तस्वीरें आपने देखी होगी, किस तरह से वहां जो है गदर मचाया गया, आग की चारों तरफ लपटें थी, उसकी गूंज कितने किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। तो आपने देखा इस एपिसोड में कि मिसाइल का नाम बैलिस्टिक ही क्यों कहा गया, क्यों रखा गया, इसकी रेंज क्या है और इसे कैसे छोड़ा जाता है, इसको आपने विस्तार से इस वीडियो में जाना। अब अगले एपिसोड में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।